ताजनगरी के नाम से मशहूर आगरा शहर के बारे में सर एक बात कही जाती है कि एक शहंशाह ने बनवा कर ताजमहल इस पूरे कायनात को एक हंसी तोहफा दे डाला। लेकिन एक वक्त ऐसा था 17वीं शताब्दी के पहले के दौर में आगरा शहर को एक पुरानी बस्ती के रूप में जाना जाता था। लोग आगरा नहीं कहा करते थे, वो कहते थे चलिए पुरानी बस्ती चलते हैं, और लोग समझ जाते थे कि हम आगरा जा रहे हैं। लेकिन आज जब मैं आगरा आई हूं तो तस्वीर को मैंने बदलते हुए देखा है। आपसे अगर जानना चाहूं तो किस तरीके से पुरानी बस्ती को आज की तारीख में आप देखते हैं और इस बदलाव को कितना खूबसूरत पाते हैं? आगरा में अभी जो विकास चल रहा है वो अलग अलग स्तरों पर चल रहा है। एक आगरा स्मार्ट सिटी के माध्यम से, जिसे विशेष रूप से जो म्युनिसिपल कमिश्नर होते हैं यहाँ पे निखिल सर हैं वो देख रहे हैं। दूसरा उसी का ही एक अंग है जिसे हम मेट्रो प्रोजेक्ट कहेंगे। अभी तो एक बार आगरा खुदा खुदा लग रहा है, लेकिन वर्तमान की कठिनाइयों को उठाकर भविष्य में सरलता और सुगम यातायात की ओर हम जा रहे हैं। और तीसरा जो आगरा का एक तरह से कहेंगे कि वेल प्लानिंग जो की जाती है वो आगरा विकास प्राधिकरण के द्वारा की जाती है। हमने पहली बार आगरा विकास प्राधिकरण का लोगो तैयार किया है। मात्र 3 शब्दों में पूरे प्राधिकरण का जो सार है वो निकल के आ जाएगा, वो है सुप्रबंधे राष्ट्र समृद्धि। अर्थात जब अच्छा प्रबंधन होता है, अच्छी योजना होती है, तो न केवल शहर प्रदेश अपितु संपूर्ण राष्ट्र एक सही दिशा में और समृद्धि की ओर जाता है। सर, ग्रेटर आगरा जो अभी परिकल्पना की गई है, तो वो परिकल्पना क्या है, कैसे ग्रेटर आगरा तैयार होगा, क्या उसमें स्थितियां रहनी है, कैसे उसको प्लानिंग की गई है पूरा? वर्तमान में जो आगरा है वो कंजस्टेड शहर है थोड़ा सा। इसका कारण ये है कि जो इनर रिंग रोड के अंदर ही बसावट हो रही है, उससे आगे आगरा नहीं जा रहा। तो आगरा विकास प्राधिकरण के द्वारा जो रहन कला और रायपुर है, दोनों स्थानों पर लगभग 650 हेक्टेयर जमीन एक्वायर कर ली गई थी। प्राधिकरण के नाम है किंतु अवार्ड नहीं हुई थी, और इस बार हमने बोर्ड के माध्यम से स्वीकृत करवा कर लगभग 550 करोड़ का लोन ले रहे हैं। और जो 650 हेक्टेयर का लैंड बैंक बनेगा, इसके साथ साथ कुछ हम लैंड पूलिंग के माध्यम से भी किसानों को और जिनकी जमीनें हैं उनको साथ ले रहे हैं। तो 800 हेक्टेयर की एक बड़ी योजना बन रही है, जिसमें ग्रेटर आगरा भी होगा, मेडी सिटी भी होगी, और एक इंडस्ट्रियल हब के रूप में जो पहले थीम पार्क था वो भी विकसित होकर के लगभग 1000 एकड़ में आ रहा है। बिल्कुल राजेश जी, जिस क्षेत्र का आप जिक्र कर रहे हैं उसके अलावा ताजमहल के आसपास का क्षेत्र भी इसमें इन्वॉल्व है, अगर मैं गलत नहीं हूं, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन को और भी ज्यादा सुगम बनाने की व्यवस्था की जा रही है। वो कितनी जल्दी होगा? क्योंकि अगर वो हो जाता है तो कारोबारियों के लिहाज से, उद्यमियों के लिहाज से वो एक बहुत बड़ा मूव होने वाला है। 31 मार्च 2022 तक शायद ये जमीनी स्तर पर आ जाए, और जो आप कह रही हैं वो सुविधा उसके बाद मिल पाएगी। बिल्कुल, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि उद्यमियों का लगातार यही कहना भी और शिकायत भी है कि तमाम तरीके के रिसोर्सेज भी हैं, सभी सुविधाएं भी हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन की जहां पर बात आती है तो वो जो सुगमता है वो नहीं मिल पाती है। लेकिन ग्रेटर आगरा की स्थापना के साथ ही शायद उसमें भी कटौती देखने को मिलेगी और वो परेशानी कम होगी। राजेश जी, सवाल में, चूंकि पर्यटन की नगरी है आगरा, तमाम इमारतों के साथ ताजमहल यहाँ पर है और कई ऐसे मुगल की काल की इमारतें यहाँ पर जिसको देश नहीं विदेशों से भी लोग दीदार करने के लिए पहुंचते हैं। अब जयपुर दिल्ली के साथ आगरा का नाम भी शुमार है ट्रायंगल पर्यटन की सर्किट में। पूरा इसको बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? साथ ही कोरोना काल ने किस तरीके से इसको इफेक्ट किया है? कोरोना में आगरा विकास प्राधिकरण तो बुरी तरह से प्रभावित रहा है, क्योंकि लगभग 50 से 55 करोड़ रुपए जो पथकर के माध्यम से आते थे, उसके स्थान पर मात्र 2 से 3 करोड़ आ रहे हैं। तो आगरा का विकास कहीं ना कहीं को प्रभावित हुआ है। और इसके अतिरिक्त जो पर्यटन है, जो आगरा के विकास की रीढ़ है, और विशेष रूप से जो विदेशी पर्यटन है, और वो पर्यटक नहीं आ पाने की वजह से यहाँ की जो होटल इंडस्ट्री है, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, या अन्य जो भी छोटे छोटे उद्योग हैं जिसमें हस्तकला इत्यादि भी समाहित हैं, वो भी दुष्प्रभावित हुए हैं। तो इसके लिए हम कुछ प्रयास कर रहे हैं। एक जो हमारा प्रयास है वो है कि जो लाल किला है उसकी जो लाइटिंग है वो हम मल्टी कलर करवाने जा रहे हैं, और शायद 3 से 4 महीने में वो लाइटिंग होगी और लाइट एंड साउंड शो होगा वहां पे, तो और ज्यादा जो पर्यटक हैं वहां आकर्षित होंगे। दूसरा, ताजमहल के पीछे, यमुना जी के पीछे एक हमने ताज व्यू पॉइंट बनाया है,
जहां फ्राइडे को ताजमहल बंद रहता है तो लोग पीछे से ताजमहल का दर्शन कर सकते हैं, वहां से देख सकेंगे। और इसके साथ साथ वो एकमात्र ऐसा स्थान है जो ऑब्स्ट्रक्शन लेस एक तरह से पैनोरमिक व्यू ताजमहल का प्रदान करता है। तीसरा जो हमारे द्वारा कार्य किया जा रहा है इस क्षेत्र में, यहां पर जो फसाड है शहर का वो अच्छा नहीं है। हमने एक बैठक की थी अभी, जो 1973 का उत्तर प्रदेश नियोजन अधिनियम है, उसके अंतर्गत किसी भी शहर के अंदर जो मुख्य रोड होती है उसका फसाड एक जैसा होना चाहिए। जैसे आप हजरतगंज गए होंगे या आप जयपुर गए होंगे तो पुराने जयपुर में इस तरह का फसाड दिखाई देता है। तो उस तरफ यदि यहाँ के सभी लोगों का सहयोग रहा तो एक सुंदरता और एस्थेटिक सेंस विकसित होगा, जिससे पर्यटक और अधिक आकर्षित होंगे। बिल्कुल, कोरोना काल ने जो ब्रेक लगाई है रफ्तार पर, वो एक बार फिर से रिज्यूम कब होगी, बड़ा सवाल है। क्योंकि आपकी तरफ से टीम्स लगातार जा रही है, निरीक्षण कर रही है, लेकिन काम कब शुरू होगा? काम शुरू हो चुका है, प्रत्येक क्षेत्र में हो चुका है। और जब विकास दीर्घकालिक होता है तो प्रगति धीमी निकल कर आती है। जैसे ग्रेटर आगरा की बात आती है तो ग्रेटर नोएडा की यदि हम बात करें तो पिछले 20-25 वर्षों से लगातार विकसित हो रहा है। इसी तरह से जो ग्रेटर आगरा है उसमें भी समय लगेगा। हमने वहां की पैमाइश पूरी कर ली है। लेआउट के लिए जो स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्ट दिल्ली है वो लगभग 3 महीने में वहां का लेआउट हमें दे देगा। और इसी तरह से फाइनली जो बैंक से हमें लोन लेना था उसकी भी बात 1-2 दिन में पूरी होने वाली है। और इसके जस्ट आफ्टर हम अवार्ड भी शुरू कर देंगे ग्रेटर आगरा का। तो जो काम है वो जमीनी स्तर के ऊपर लगभग नवंबर-दिसंबर में निकल के आएगा। और एक और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि जोनल पार्क के पास हम आगरा चौपाटी विकसित कर रहे हैं, जिसमें जो आगरा का परंपरागत फूड है, भोजन है यहाँ का, या पेठा है, कहीं पर पराठे प्रसिद्ध है, और या अन्य कुछ भी जैसे सेठ गली की मिठाई प्रसिद्ध है, तो वो सारी की सारी जो ट्रेडिशनल फूडिंग है वो एक जगह पर, जैसे मसाला चौक जयपुर है या इंदौर की चौपाटी है या मुंबई की जुहू चौपाटी है, उसी स्तर का एक चौपाटी हम विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। और वो चौपाटी दिसंबर तक बनकर पूरी तरह तैयार हो जाएगी। और जो पर्यटक रात को रुकते नहीं हैं तो उनको रात को रुकने का एक बहाना भी मिलेगा और हमारा पर्यटन उद्योग है वो भी बढ़ेगा। सर, ग्रेटर आगरा में लगता है हमें कि अब एक नया आगरा मिलने जा रहा है। ग्रेटर आगरा नया आगरा नहीं कहेंगे कि एक एक्सटेंडेड आगरा आप कह सकते हैं, जो वेल डिजाइंड होगा। और लोगों को कई बार निजी कॉलोनियों में एक समस्या होती है कि वहां पर पर्याप्त स्थान नहीं होता, ग्रीनरी नहीं होती, ड्रेनेज नहीं होता, रोड नेटवर्क नहीं होता। लेकिन जब एडीए उसको तैयार करता है तो सारे नॉर्म्स के अनुसार एक स्टैंडर्ड तैयार करता है, तो वो सारी की सारी सुविधाएं उस जगह पर एक स्थान पर सभी नागरिकों को मिलेंगी। बिल्कुल, क्योंकि हम टोटल न्यू आगरा की बात कर रहे हैं तो ग्रेटर आगरा में क्या कुछ होगा ये तो आपने बताया, लेकिन जो हमारा अपना आगरा है, जिस क्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद हैं, उसके विकास को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है? क्योंकि एक बार फिर से मैं वही कहूंगी, पर्यटन की नगरी है आगरा और सबसे ज्यादा या बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था का हिस्सा उसी पर निर्भर भी करता है। लेकिन ताजमहल के साथ साथ जो तमाम यहाँ पर इमारतें हैं, घूमने की जो जगह है, वहां पर अवैध निर्माण का कब्जा है। उसको कितनी बड़े बैरियर के तौर पर आप खासतौर पर विकास के पथ में देखते हैं? एक तो जो 2 किलोमीटर का क्षेत्र है ताजमहल के आसपास का, वो लॉयंस कंपनी है एक, जो अमृतसर के अंदर भी सफाई व्यवस्था देखती है, तो उसको दे दिया गया है। तो आपने देखा होगा गत 4 से 5 महीनों में वहां सफाई व्यवस्था का जो स्तर है वो बढ़ा है। दूसरा, यदि हम उस सफाई व्यवस्था के अतिरिक्त कोई बात करें कि किस तरह से पूरा शहर में अतिक्रमण बढ़ रहे हैं, तो हमने अतिक्रमण जो पहले हो रहे थे उन पर लगाम भी लगाई है। और लगभग 300 से ज्यादा जो मकान है मेरे आने के बाद हमने सील कर दिए हैं और 18 से 20 हमने ध्वस्तीकरण भी किए हैं। और जो ताज के 500 मीटर एरिया के अंदर जो निर्माण बढ़े हैं उसमें एएसआई पुलिस के सहयोग से और एडीए के सहयोग से वो भी जो अतिक्रमण है भविष्य में तोड़ा जाएगा। इसके लिए एक महत्वपूर्ण बैठक हो भी चुकी है जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में। और जो टॉप 10 जो निर्माण है चिन्हित किए गए हैं उनको ध्वस्तीकरण भी की कार्रवाई भी धीरे धीरे अभी की जाएगी। इतना वक्त राजेश जी क्यों लगा? सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए और उसके बाद टीमें वहां पहुंच रही हैं और उसको लेकर कार्रवाई की जा रही है। नहीं लगता कि शायद थोड़ा जल्दी हो सकता था तो तस्वीर आज थोड़ी अलग होती? मुझे तो अभी बहुत कम समय हुआ है आए हुए, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कब से क्या है, लेकिन मैं जब तक रहूंगा
तब तक हम इन चीजों को नियंत्रित करने का प्रयास भी करेंगे और जो अतिक्रमण है उसको ध्वस्त करने का प्रयास भी करेंगे। बिल्कुल यही उम्मीद भी है, क्योंकि जिस तस्वीर की हम कामना कर रहे हैं और वो जितनी जल्दी देखने को मिले उतना ज्यादा शायद खुशहाल ये पूरा क्षेत्र होगा। लेकिन एक बड़ी समस्या साफ सफाई को लेकर भी है। अक्सर काम तो लगातार होते हैं जिसको लेकर कई स्कीम्स और योजनाएं भी बनाई जाती हैं और धरातल पर लागू होता हुआ भी उसे हमने देखा है। लेकिन क्यों ऐसा होता है कि जैसे ही मानसून का सीजन आता है तस्वीरें पर फिर से पुरानी देखने को मिलती है। उन तस्वीरों में कब बदलाव होगा? क्योंकि क्षेत्रवासियों का लगातार यही कहना है कि सबसे बड़ी समस्या कोई है तो वो यही है कि नालियों में पनपती गंदगी और उससे पनपती गंभीर बीमारियां। हालांकि ये जो अधिकार क्षेत्र है ये नगर निगम का है, किंतु फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि आगामी 7 से 8 महीनों में जब स्मार्ट सिटी और मेट्रो का काम कंप्लीट हो जाएगा तो इससे आपको निजात भी मिलेगी और भविष्य में ये चीजें न्यूनतम देखने को मिलेंगी। बिल्कुल, क्योंकि ये तमाम हालांकि आपके अधिकार क्षेत्र में बिल्कुल भी नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं और यही फैक्टर्स अपलिफ्ट करेंगे न्यू आगरा को आगे। संजय, आप कुछ पूछ रहे थे। तो सर, जो न्यू आगरा का प्रोजेक्ट है पूरा, हम जैसा कह रहे हैं कि जो ग्रेटर आगरा है, उस ग्रेटर आगरा में जो आगरावासी हैं या बिल्डर्स हैं वो कैसे उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो वो थोड़ा सा बताएं सर। जो ग्रेटर आगरा का है हम 2 कार्य कर रहे हैं। एक तो सामान्य उसकी हम लॉटरी के माध्यम से और बिड के माध्यम से सेल करेंगे रेजिडेंशियल और कमर्शियल की। दूसरा हम बल्क सेल भी करेंगे और जब बल्क परचेज होती है तो यहाँ के जो कॉलोनाइजर हैं, हमारे यहाँ के जो बिल्डर्स हैं, वो भी अपनी लैंड लेकर के उसको डेवलप कर सकते हैं और उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बिल्कुल, जिक्र आप कर रहे थे चूंकि मेट्रो का निर्माण यहाँ पर हो रहा है जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। आने वाले समय में ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, यातायात को लेकर कम से कम यात्रियों को जो समस्या है उससे निजात मिलेगी। लेकिन उससे पहले ही समस्या ट्रैफिक की बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। आज मैं भी जब इस लोकेशन पे आई हूँ तो बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा है। हालांकि रूट्स को डाइवर्ट किया गया है लेकिन लॉन्ग टर्म पर अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा सुविधाजनक है नहीं। ये वर्तमान की समस्याएं हैं, भविष्य में नहीं रहेगी, मैं तो इतना ही कहूंगा। बिल्कुल, लेकिन अगर वर्तमान का भी मैं जिक्र करूं तो किस तरीके से इसे और बेहतर बनाने को लेकर काम किया जा रहा है? वैसे जो ट्रैफिक जो मूल रूप से कार्य है वो पुलिस और प्रशासन का है। एडीए तो ट्रैफिक के मध्य यदि कोई अवैध निर्माण होता है उसके ध्वस्तीकरण में कार्य करता है। तो हम प्रयास करेंगे कि तीनों का जो त्रिकोण है वो मिलकर के कार्य करे और इस संबंध में जितनी सहूलियत आम जनता को मिल सके उतनी हमारे द्वारा दी जाएगी। बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी भी ये है क्योंकि उम्मीद आप ही से की जाती है। ऐसे में चूंकि समय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इन तमाम परेशानियों में फंसने की वजह से अगर सबसे ज्यादा जाया कुछ होता है तो वो समय ही होता है। एक बार फिर से मैं पर्यटन के क्षेत्र में थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगी क्योंकि कोरोना काल के बाद बहुत जगह हमने ब्रेकेज आते हुए देखे, बहुत जगह रफ्तार को धीमा होता हुआ हमने देखा है। एक बार फिर से उसको अपलिफ्ट करने के लिए जैसे कि शुरुआत ही आपने की कि तमाम स्कीम्स और कई काम यहाँ पर किए जा रहे हैं। ग्रेटर आगरा का जब आप निर्माण की बात करते हैं तो क्या उसमें भी पर्यटन को लेकर कोई छवि देखने को मिलेगी? अभी मास्टर प्लान तैयार हो रहा है और लगभग 15 दिन में मास्टर प्लान पब्लिश हो जाएगा। उसमें हमने रिक्रिएशनल भी रखा है बहुत और स्टेडियम के लिए भी लगभग 70 हेक्टेयर की जमीन उसके अंदर हमने रिजर्व की है। और इसके साथ साथ जो टूरिज्म इंडस्ट्री का एक हब आगरा को बनाना है या मेडिकल का आगरा को एक हब बनाना है, उसके लिए भी लगभग 125 हेक्टेयर जो जमीन है वो रिजर्व की है। तो भविष्य में जैसे जैसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सीसी और नीरी की अनुमति और टीटीजेड की अनुमति मिलती जाएगी, वैसे वैसे जो पर्यटन की गतिविधियां हैं वो तेज होती जाएंगी। 1-2 बातें मैं आपको और विशेष रूप से कहना चाहूंगा। वर्तमान में आगरा विकास प्राधिकरण का लगभग 400 करोड़ रुपया लोगों में बकाया है और आपको मैं प्रगति बताऊं, लगभग पिछले 4 से 5 महीने में, 1-2 महीने तो मुझे समझने में लगे, 4 से 5 महीने में हमने 40 से 50 करोड़ रुपए वसूल भी किए हैं। और ये अभियान हम बहुत तेजी से कर रहे हैं और जैसे ही वो धन आएगा तो वो आगरा के विकास में ही लगेगा। इसके लिए लगभग हमने 117 जो मकान हैं, जो प्लॉट हैं, वो हमने निरस्त भी कर दिए हैं। और एक और जो योजना है शास्त्रीपुरम हाइट जो बन के तैयार है, जिसमें 560 हमारे फ्लैट्स हैं, उसको भी हम लॉन्च करने जा रहे हैं शीघ्र ही। सर, आगरा पर्यटन नगरी है तो पर्यटन नगरी के हिसाब से देखा जाए ताजमहल के आसपास का जो विकास है वो एडीए करता है, और तो उसको लेकर कैसी और प्लानिंग कर रहे हैं सर, जबकि पर्यटक और आ सके? क्योंकि कोविड काल के बाद कहीं ना कहीं जो पर्यटन व्यवसायी हैं उनको काफी नुकसान हुआ है सर। पर्यटकों को विशेष रूप से सुविधाएं चाहिए जी। एक जो आई लव आगरा सेल्फी पॉइंट है जी। उसको हम, अभी एक एजेंसी आई थी 2-3 दिन पहले ही हमारी बात हुई है, हमने कई लोगों को इनवाइट भी किया है। तो हम चाहते हैं कि छोटी छोटी जगह के ऊपर नए नए जो आर्टिफिशियल से टूरिज्म है, जिसको लाइट एंड साउंड शो कहो या कुछ और कहो, वो विकसित कर रहे हैं। और एक जो हमारा बेसिक अभी जो काम चल रहा है वो ये है कि जैसे टूर पैकेज
जयपुर में होता है, राजस्थान टूरिज्म में होता है, उसी तरह से टूर पैकेज के रूप में बसेज आए, पर्यटक या जो भी निजी व्यक्ति आता है अपनी गाड़ी छोड़े, उस बस में बैठे और एक बस के माध्यम से पूरे शहर को 1 या 2 दिन में देख ले। तो इस विषय पर हमारा विशेष काम चल रहा है और जो आई लव आगरा सेल्फी पॉइंट है उसका भी विकास कर रहे हैं। यहाँ जितने भी हमारे बंधु भगिनी बैठे हैं उनसे मेरी एक अपील भी है, हम आगरा के चारों ओर 5 गेट बनाना चाहते हैं और वो जो गेट है उसके माध्यम से जो हमारे व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं या होटेलियर हैं, वो यदि अपना विज्ञापन देना चाहते हैं तो BOT मोड पे, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर मोड के ऊपर हमारे साथ आ सकते हैं। वो गेट बनाएंगे, अपना विज्ञापन देंगे और विज्ञापन का जब पैसा निकल के आ जाएगा उसके बाद वो गेट ट्रांसफर हो जाएंगे। तो एक यदि गेट बनेंगे तो एक आगरा का सौंदर्य बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल राजेश जी, जिस तरीके से जिक्र आप ट्रैवल एंड टूर्स का कर रहे हैं, गोल्डन ट्रायंगल सर्कल का हिस्सा है आगरा, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सबसे पहले तो कैसे आप इसको देख रहे हैं, क्योंकि राजधानी दिल्ली के साथ इसका नाम शुमार है, राजस्थान की राजधानी जयपुर के साथ इसका नाम शुमार है, इन तीनों शहरों का नाम शुमार होना और आगरा चूंकि इन दोनों ही शहरों से कम अंक का कहीं ना कहीं जाता है। हालांकि पर्यटन के क्षेत्र में बहुत बेहतरीन आगरा ने अब तक किया है, लेकिन इस उपलब्धि को आप कैसे देख रहे हैं और आने वाले दौर में ये मेंटेन रहे उसके लिए क्या कुछ काम किए जा रहे हैं? पर्यटन की दृष्टि से तो आगरा इन सबसे ऊपर ही आंका जाता है, कम नहीं आंका जाता। शहर जरूर छोटा है यदि दिल्ली से तुलना करेंगे या जयपुर से तुलना करेंगे, लेकिन ताजमहल के लिए कहा जाता है कि प्रत्येक पर्यटक 1 से ज्यादा बार यदि विश्व में किसी स्थान पे आता है तो वो है केवल और केवल ताजमहल और आगरा। इसी तरह से यदि कहें कि प्रत्येक तीसरा पर्यटक आता है जयपुर में और प्रत्येक तीसरा पर्यटक आता है दिल्ली में, तो उस दृष्टि से आगरा का महत्व बहुत अधिक है। बस बात यह है कि जो चीजें अनएक्सप्लोर्ड हैं आगरा में और वो आगरा वासी यदि उसमें सहयोग दें, मिल करके आगे बढ़ें, तो उससे आगरा और आगे जा सकता है। बिल्कुल, लेकिन जब खूबसूरती को, मैं जिक्र ताजमहल का ही कर रही हूँ, जब खूबसूरती को कंट्रोवर्सीज के साथ आप कहीं ना कहीं क्लैश होता हुआ देखते हैं, तो आपको लगता है कि पर्यटन के क्षेत्र में भी इसका बड़ा असर होता है? देखिए, मेरा तो एक ही मानना है कि जिसको सुंदरता देखनी है, सौंदर्य का रसास्वादन लेना है, वो आएगा ही आएगा, वो कंट्रोवर्सी हो या कुछ और। बिल्कुल, लेकिन जब जातिगत चीजों में इसको बांटने की कोशिश की जाती है तो चाह के भी एक तबका ऐसा होता है जो चाह के भी शायद उस खूबसूरती को ना देखने पाए या ना देखने की कोशिश करे। तो चूंकि आप दिन रात उसके लिए काम करते हैं और आपका महकमा भी वो है, किस तरीके से व्यक्तिगत तौर पर आप इसको देखते हैं? आपको लगता है कि सिर्फ खूबसूरती को खूबसूरती भर तक ही सीमित रहने दिया जाए तो बेहतर है? देखिए, ये एक तो मेरे अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं है जी, और दूसरा मैं पब्लिक लाइफ में हूं तो कुछ व्यक्तिगत विचार हैं वो मैं अभिव्यक्त भी नहीं कर सकता। और शेष मेरा मानना है, चुनौतीपूर्ण तो मानते हैं आप इसको? नहीं, मेरा मानना अफेक्ट डेफिनेटली होता है। नहीं, मैंने अभी तक नहीं देखा। जब से मैं 7 महीने में आया हूं, जो आना चाहता है वो आता है, चाहे किसी भी धर्म का है, जाति का है, वर्ग का है, क्षेत्र का है, देश का है, विदेश का है, प्रत्येक व्यक्ति जिसको आना है वो आएगा ही आएगा। इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा अभी तक। तो संजय जी, सवाल आप कुछ लेना चाहते हैं? सर, जिस प्रकार से जो पर्यटन की बात की जाती है, हम नाइट कल्चर की बात कर रहे हैं कि रात में यहाँ पर्यटक रुके तो लाइट एंड साउंड शो कर रहे हैं आप, सेल्फी पॉइंट्स बनाए आपने, तो उसको लेकर और कैसे यहाँ रात्रि जो दर्शन पर्यटक कर सके, रात्रि में यहाँ रुके, उसको लेकर कुछ और प्लानिंग्स आप जो कर रहे हैं एडीए? अभी हमारी जो 2-3 प्लानिंग जो मैंने बताई, लाइट एंड साउंड शो है, जो आई लव आगरा सेल्फी पॉइंट है, आगरा चौपाटी है, उसके अतिरिक्त हमने 1-2 लोगों से बात तो की है। चौकी ढानी वाले पहले आगरा आना चाह रहे थे, लेकिन किसी कारणवश उनको जमीन नहीं मिल पाई और वो आ नहीं पाए थे। तो हम चाह रहे हैं कि चौकी ढानी के रूप में यदि कोई कंसेप्ट आए और इवनिंग के अंदर उसी तरह का एक रूरल कल्चर अर्बन सिटी के अंदर देखने को मिले, तो शायद आगरा के पर्यटन को गति में और अधिक सहयोग मिलेगा। बिल्कुल, बहुत ज्यादा वो महत्वपूर्ण भी है, लेकिन कोरोना काल में हम हैं इस वक्त और अभी भी ये त्रासदी चूंकि बहुत बड़ी खत्म नहीं हुई, तो लोग अभी भी घरों से बाहर, खासतौर पर चूंकि घूमने को समझा जाता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क नहीं है वो, तो घर पर ही रहें तो बेहतर है। तो इस दौर में हमने हर चीज को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आते हुए देखा है, शिक्षा हो या फिर मेडिकल काउंसलिंग हो। इसके अलावा हमने जो पूजा आरती त्योहारों को भी ऑनलाइन ही अटेंड करते हुए देखा है। पर्यटन की जहां पर टूरिज्म की बात आती है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से रिलेट करके किस तरीके से आप इसको देखते हैं? मेरा मानना है कि ऑनलाइन पर्यटन तो आपको देखने को आज से 10 साल पहले भी मिलेगा, कोरोना से पहले भी। ताजमहल के बारे में विस्तार से जानकारी है, लेकिन जिस व्यक्ति को घूमना है, इतिहास को बिल्कुल समीपता से, निकटता से, प्रत्यक्ष झरोकों से देखना है, वो व्यक्ति आएगा। बस एक अवरोध ये है कि
प्रत्येक व्यक्ति के लिए शरीर और स्वास्थ्य प्रथम होता है। लेकिन कई क्षेत्रों में राजेश जी इस तरीके का इम्प्लीमेंटेशन किया गया है जहां पर चूंकि हम लोग पर्सनल गाइड्स को हायर करते हैं उसके इतिहास के बारे में जानने के लिए, तो उन्होंने ऐसे वोकलिस्ट्स को अवेल किया हुआ है ऑनलाइन वेबसाइट्स पर, उनके पर्यटन के क्षेत्रों पर, जहां पर आप लॉग इन करके कुछ पैसों की फीस भर के इजीली उस सुविधा को ले सकते हैं। तो ऐसा कुछ फैक्टर यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है? अभी हमने ये आरंभ नहीं स्पेशली किया है। इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए अभी हमने ये आरंभ नहीं किया है, लेकिन ये जो आपका विचार है ये नवाचारी विचार भी है, अच्छा विचार है। हम बात करेंगे यहाँ की टूर और गाइड एसोसिएशन से भी कि यदि इस तरह की कोई कार्य यदि आरंभ होता है तो हम उसमें पूरी तरह सहयोग करेंगे। बिल्कुल, बहुत ज्यादा ये जरूरी भी है क्योंकि बड़ी तादाद में जो विदेशी पर्यटक है वो इसलिए ही आते हैं कि हमारे देश की संस्कृति को वो जाने समझे, और इसीलिए ऐसे गाइड्स को हायर भी किया जाता है। लेकिन कोरोना काल के दौरान इन सभी चीजों पर हमने फुल स्टॉप लगता हुआ देखा है। लेकिन जैसा कि आपने आश्वासन दिया है कि इस विचार को आपने खासा पसंद भी किया, उम्मीद है कि आने वाले समय में जब मैं वापस आगरा लौट कर आऊं तो शायद मुझे लौटने की जरूरत ना हो, मैं लॉग इन करूं आधिकारिक वेबसाइट पर और मुझे पूरा इतिहास वहां से पता चल जाए। बहुत शुक्रिया सर आपका तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए राजेश जी के लिए। किस तरीके से न्यू आगरा बनाया जा रहा है, उसमें स्कोप कितना है और उसको तलाशने और तराशने के लिए काम कितना किया जा रहा है, ये विस्तार से सर ने बताया। धन्यवाद सर। मेरा नाम राजेंद्र है। राजेंद्र पेंसिया जी। क्योंकि त्रुटि आरंभ से आरंभ हो गई थी तो अंत तक लगातार। चलिए तो अधिवेशन आगरा अधिवेशन की समाप्ति, लेकिन अब आखिरी में एक बार फिर से मैं चाहूंगा कि मोमेंटो से सम्मानित किया जाए राजेंद्र पेंसिया साहब को। भाई जोरदार तालियां बजा दीजिए। अब मैं मंच पर संकेत मिश्र को आमंत्रित करना चाहूंगा, भाजपा का प्रतिनिधित्व करते हैं संकेत मिश्र। और प्रदीप सिंह चौहान जो कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं सपा नेता इटावा से। चौहान साहब आप भी मंच पर आ जाइए। तो तालियों से एक बार फिर से आप अभिनंदन का कर दीजिए। और आगरा का अधिवेशन फिलहाल हम समाप्त कर रहे हैं यहां पर, लेकिन इंडिया न्यूज पर जो हमने सबसे बड़ी खबर दी उस पर हम चर्चा लगातार जारी रखेंगे। विस्तार कैबिनेट का और समीकरण साधने का जातियों को, यह अपने आप में एक अहम रणनीति है। इस वक्त आगरा की धरती पर फिर हम आएंगे। फिलहाल आज के लिए यहां से अधिवेशन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला इंडिया न्यूज पर चलता रहेगा।